सर रिकॉर्डिंग कल का मेरे वीडियो अपलोड हुआ था का सर? हाँ जी, कल का वीडियो अपलोड हो गया है? हाँ सारे के सारे वीडियो सेम डे में अपलोड हो जा रहे हैं। ठीक सर, ओके सर। आज मुकेश जी लग रहा है कि बाहर से ही क्लास ले रहे हैं, कहीं निकल गए हैं क्या? अनम्यूट हो जाइए। जी सर, अच्छा अच्छा, कहीं दुकान में बाहर नहीं हैं? है। जी सर। अच्छा, आज बाहर हैं, चलिए ठीक है। जी, कल नहीं ले पाए थे सर, इसी के चलते तो सोचा आज ले लेते हैं। हाँ नहीं सही है, और क्योंकि अब 1 मिनट सर, थोड़ा सा एक था, थोड़ा सा एक ही था कि सर हमें टूल्स लेना है, वो माइक्रोस्कोप वगैरह, तो सर पटना आपके यहाँ आके ले लें सर। टूल्स के लिए तो ऐसे नंबर दिया गया था कल भी ग्रुप में, और हाँ मैं हाँ, वो नंबर पे आप एक बार बात कर लीजिएगा, आके भी ले ऐसे सकते हैं या फिर कुरियर भी लग जाएगा। ऐसे अंकित सर से भी बात हुई थी आज सपोर्ट हाँ क्लास हाँ में। हाँ, तो अंकित सर से बात कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सर एक रिक्वेस्ट था सर आपसे, क्या क्या टूल्स चाहिए उसका थोड़ा सा एक बना के डाल देते ना सर, तो सारे लोग जो चलिए जितने मैं भी डाल लोग हम दूंगा, लोग हैं। लेकिन अगर अंकित सर को भी बोलेंगे ना कि एक नॉर्मल एडवांस रिपेयरिंग के लिए क्या क्या टूल होनी चाहिए, माइक्रोस्कोप, स्क्रैपर, ब्लेड, रोजिन, ये सब तो वो आपको दे देंगे लिस्ट बना करके, अगर ना दिया तो मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ जी सर, ऐसे डाले हैं लेकिन बहुत सारा टूल्स ऐसा है कि जो आप बताते हैं उस लिस्ट में नहीं है सर, तो थोड़ा सा आप डाल देते तो एक भरोसा ना है सर। चलिए ठीक है, तो मैं बना करके एक टाइप करके आप लोगों को दे दूंगा ग्रुप में। एंड्रॉइड जी बैच सीख उससे, चुके हैं ना आप? जी जी सर। चलिए ठीक है, मैं डालता हूँ उसमें, ठीक है मुकेश। ठीक सर, जी ठीक है सर। तो कल अपने लोगों का इजी जेट एज, हम लोगों ने जो फर्स्ट टूल है उसका इजी जेट एज क्लासिक स्वीट वर्जन, उसको हम लोगों ने कल क्लियर किया था, और आज उसी का जो है नेक्स्ट टूल इजी जेट एज प्लस का ही, उसको हम आज क्लियर करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने इजी जेट एज का इस टूल को क्लियर करा था, और आज हम इजी जेट एज प्लस को देखेंगे। ठीक है, ये टूल हमारा ओपन हो चुका है। इस टूल ओपन होने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करने से पहले, यानी कि अपनी ईएमएमसी को डिटेक्ट करने से पहले सबसे पहला चीज क्या है कि आप किस तरह से अपनी मोबाइल की कम्युनिकेशन अपने बॉक्स के थ्रू बना रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, आपने आईएसपी लगाया है या फिर आपने ईएमएमसी को बाहर निकाला है, तो आप जो भी किए हैं वो सबसे पहला चीज यहाँ इंटरफेस में सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा अभी क्या होगा, आईएसपी नहीं है, ई सॉकेट है, तो हम लोग सॉकेट को सेलेक्ट करेंगे। वोल्टेज हमारे 2.8 वोल्ट बाय डिफॉल्ट वोल्टेज रहते हैं, जो कि मैक्सिमम 90% ईएमएमसी सपोर्ट करता है, 2.8 वोल्ट। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी 42 मेगाहर्ट्ज रहेंगे, और बस बिट जो है 8 बिट ही रहेगा। और इतना करने के बाद हम इसे यहां से चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ईएमएमसी है वो आइडेंटिफाई हो चुका है। शुरू से देखते हैं क्या क्या चीज आइडेंटिफाई हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला है EasyJet सॉकेट हमने सेट करा, बीट हमारी 8 बीट थी, फ्रीक्वेंसी 42 मेगाहर्ट्ज, और यहाँ से ईएमएमसी डिवाइस इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले है CID यानी कार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कार्ड स्पेसिफिक डेटा, CSD। दो चीज अपने को मिल गया जो पहले वाले टूल्स में भी मिला था।
अगली चीज है ईएमएमसी मैन्युफैक्चर, यानी कि ईएमएमसी को किसने मैन्युफैक्चर किया, तो ये तोशिबा कंपनी ने किया, ठीक है, तोशिबा की ब्रांड ने इसे मैन्युफैक्चर किया। और ईएमएमसी का नेम क्या है, तो नेम का यहाँ पे कोडिंग दिया गया है, ठीक है, ये नेम का यहाँ पे कोडिंग दिया गया है। और हैक्स नंबर ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, और सीरियल नंबर हमारी ईएमएमसी की है, और ये इसके कोडिंग है, ठीक है, और ये मैन्युफैक्चर आईडी है। तो ये टोटल हमारा क्या है, और यहाँ पे दिया है डेट 8/2016 में हमारी ईएमएमसी जो है ये प्रोग्राम करी गई है, 8/2016 में ही, ठीक है, 16 में ये प्रोग्राम किया गया है। अब यहाँ से हमारे निकल जाते हैं रोम 1, रोम 2, 3 और आरपीएम भी, यानी कि हमारा जो पार्टीशन है, जो हमारी डिस्क की जो पार्टीशन है, रोम 1, रोम 2, रोम 3 और आरपीएम भी, ये सब चीज यहाँ से हमारा ये शो हो जाता है। तो लॉग डिटेल जो, जैसा कि आपने पिछली क्लास में आपने पढ़ा कल और परसों लॉग डिटेल, कि लॉग डिटेल में मैंने आपको बताया कि सारे ईएमएमसी जो होते हैं जिसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसकी जो लॉग निकलते हैं, उसका जो एक रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट हमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 29820 हमारा रोम 1 है। 29820 का मतलब होता है कि ये 32 जीबी की मेमोरी है, 32 जीबी की ये ईएमएमसी है, उसकी जो स्टोरेज है वो 32 जीबी की है। और इसका जो रोम 2 रोम 3 पार्टीशन है, जो कि हम लोग कहते हैं बूट पार्टीशन, रोम 2 रोम 3 का मतलब होता है बूट पार्टीशन। जो बूट पार्टीशन है वो 4096 किलोबाइट्स की है, यानी कि ये 4 MB का है, 4 MB का इसका बूट पार्टीशन है, जो कि आपके हैंडसेट को सिर्फ बूट करवाता है, ठीक है। और इसकी जो आरपीएम भी है वो नॉट क्लीन है, इसका जो आरपीएम भी है वो क्या है, नोट क्लीन है, यानी कि इसमें आरपीएम भी पार्टीशंस का यूज किया गया है। तो इस पे आप चाहें तो क्लीन कर सकते हैं, बट तोशिबा का क्लीन नहीं होता है, सिर्फ आरपीएम भी क्लीन अभी सैमसंग की मेमोरी का आरपीएम भी क्लीन होते हैं। उसके बाद ईएमएमसी परमानेंटली और टेम्पोररी नो, यानी कि वही चीज है कि लॉक नहीं है। EXTCID वर्जन हमारा 5.1 है, जैसा कि आपने पिछली व्यू में देखा कि 5.0 और 5.1 लेटेस्ट ईएमएमसी 5.1। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x38 जो हमारा क्वालकॉम का होता है, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x38, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर रीसेट फंक्शन जो है ये एक बार हो चुका है, और पार्टीशन सपोर्ट की जो कोडिंग है वो 0x01 होता है, 0x07 होता है। और इसमें फ्यूचर में जो है पार्टीशन जो है अभी नहीं हुआ है, 0x0 है, यानी कि पार्टीशन इसमें अभी नहीं हुए हैं। और इसकी जो बैकअप है EXTCID का वो सेव हो जाता है आपके सी प्रोग्राम में, जैसे ही आप इसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ से क्या दिखा रहा है कि वार्निंग हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड। तो यहाँ से अब आपको देखिए कि एक चीज इस ईएमएमसी में दिक्कत है, जो ईएमएमसी अभी आप देख रहे हैं, इस ईएमएमसी में एक चीज का प्रॉब्लम है कि इसका हेल्थ सही नहीं है। हेल्थ सही नहीं का मतलब है कि इससे मोबाइल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तो जी इससे मोबाइल खुल जाएगा, बल्कि मोबाइल जो है जो इतनी स्पीड रहनी चाहिए, हैंग ऑन लोगो भी हो सकता है, या फिर मोबाइल स्लो भी चल सकते हैं, या फिर हैंग ऑन लोगो पे भी रुका हुआ ये रह सकता है, क्योंकि इसका हेल्थ जो है वो बैड हेल्थ है, यानी कि इस एमएमसी का लाइफ जो है वो 70% इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है, 60 to 70% इस्तेमाल हो चुका है इस एमएमसी का लाइफ। तो ये एमएमसी का लाइफ मात्र अब 10 से 20% ही बचा है, यानी कि ये बैड हेल्थ में चले गए हैं, यानी कि इस एमएमसी का जो अंतिम स्थिति है वो आ चुका है, ठीक है। तो यह एक इसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, जो कि आप देखेंगे तो आपको एक फर्स्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिखा कि इस एमएमसी का हेल्थ सही नहीं है, बल्कि इससे हैंडसेट ऑन हो जाएंगे, हो सकता है कि वो लोगो पे रह जाए बट खुल जाएंगे मोबाइल, या फिर मेन्यू भी आ जाएगा, ठीक है, बल्कि हैंडसेट अच्छे से काम नहीं करेंगे। हो सकता है 2 मिनट चल के बंद हो जाए, या फिर काफी स्लो चले, या फिर हैंग ऑन लोगों पे रह जाए, क्योंकि इसकी हेल्थ जो है वो कंप्लीटली ठीक नहीं है। इसके बाद है इस एमएमसी के अंदर जो है टोटल, इसके अंदर एंड्रॉइड की ये पार्टीशन है, जीपी पार्टीशन, टोटल पार्टीशन है, ठीक है, टोटल पार्टीशन, जिसमें यूजर एरिया 24 GB की है। हम जो फ्लैश फाइल इस पे राइट करते हैं, यही फ्लैश फाइल इसके अंदर हम लोग चढ़ाते हैं, यूएसबी से चढ़ाइए या आईएसबी से चढ़ाइए, यही फ्लैश फाइल इसके अंदर मौजूद है। अगर ये मौजूद आपको डेटा ना दिखे तो समझ जाइए उसका जो एंड्रॉइड फर्मवेयर है वो मिसिंग है, जिस वजह से हैंडसेट चालू
नहीं होगा। और अगर ये फर्मवेयर आपको इसमें नहीं रहेगा तो आपके पास ये एंड्रॉइड की इंफॉर्मेशन भी नहीं आएंगे। गेट फर्मवेयर वर्जन जो आप देख रहे हैं, ये वर्जन का भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसके अंदर एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन है, इसीलिए यहाँ पे एंड्रॉइड की इंफॉर्मेशन आपको शो हो रही है। तो ये किसका है? Redmi Note 4 का ये आपको eMMC है, जिसके अंदर इसका क्या है, सारा कुछ है। MIUI वर्जन दिखा रहा है, फर्मवेयर का वर्जन दिखा रहा है कि मीडियो फाइल्स इसमें डली हुई है, MIUI 11 है इसमें। ठीक है, CPU जो है इसमें 64 बिट वर्जन 8 है। और CPU का प्लेटफॉर्म क्या है? तो MSM 895 है, रेडमी का नोट 4 है, और मैन्युफैक्चर इसको Xiaomi ने करा है, यानी कि जिसको हम लोग Xiaomi कहते हैं, यानी कि Xiaomi, Redmi, MI सारे के सारे एक ही है। ठीक है, तो ये इसका लॉग डिटेल्स था। अब हम लोग चलते हैं इसकी वर्किंग पे। तो हमने इस टूल्स को ओपन करा, ओपन करने के बाद यहाँ से हमने सेटिंग करी, सेटिंग करने के बाद eMMC को आइडेंटिफाई करा। आइडेंटिफाई होने के बाद अब हम इसमें सबसे पहला काम करेंगे कि अगर इसमें बैड हेल्थ है और इस बैड हेल्थ को अगर आपको ठीक करने हैं या फिर नहीं भी ठीक करने हैं, कोई अच्छी भी मेमोरी है अगर आप उसकी चाहते हैं कि सबसे पहले डंप ले ले और सिक्योरिटी बैकअप ले ले, तो पहले वाले टूल में मैंने आपको दिखाया। अब इस टूल में दिखाता हूं कि किस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रोम 1 हमारा सेलेक्ट रहेगा और यहाँ से साइज सेलेक्ट करेंगे। तो 32 GB है तो कम से कम 512 MB सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रीड eMMC करेंगे। रीड हो गया, यहाँ से फिर रोम 2 को ले लेंगे और इसको रोम 2 हमारा बाय डिफॉल्ट रहेगा, इसकी साइज सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मात्र 4 MB का ही होता है। तो इसकी साइज हम नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 MB का ही स्पेस बनाएगा। रोम 3 यहाँ से रीड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, इसका डंप आ चुका है। ठीक है, ये देखिए EXTCHD का भी इसने बैकअप बना दिया। ठीक है, EXTCHD का इसने बैकअप बनाया। उसके बाद इसने क्या बनाया, रोम 1, रोम 2, रोम 3। अब इसमें क्या दिया है, दो इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन है आपका eMMC का, यानी कि आपकी जो eMMC है उसका इंफॉर्मेशन है कि इसकी क्या CID है, क्या नेम है, क्या इसका रोम का साइज है, EXTCHD क्या है, और इसका जो है पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है। ठीक है, और पार्टीशन सेटिंग इसमें हुआ है या नहीं हुआ है, यानी सेकेंड पार्टीशन हुआ या नहीं हुआ। तो सेकेंड पार्टीशन इसमें नहीं हुआ है, जिसको हम लोग पार्टीशन फ्यूचर कहते हैं, ये नहीं हुआ है। और eMMC का क्या है, हार्डवेयर रीसेट, एक बार ये हो चुका है। ठीक है, और इसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी 0x38 है, ये भी सही है। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या है, RPMB का साइज भी दिखा रहा है, रोम 2 रोम 3 का साइज है और मेन यूजर एरिया का साइज है। और eMMC का जो है बाइनरी कोडिंग है, और eMMC तोशिबा की है, सीरियल नंबर है और CID CHD नंबर है। तो जो आपकी eMMC से जुड़े इंफॉर्मेशन है उसका भी यह एक नोटपैड में बना देता है, जो कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहता है कि अगर कभी eMMC वगैरह चेंज करना हो तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन ये देता है फर्मवेयर की, कि आपके जो जिसकी आपने डंप रीड करा है वो क्या है, Xiaomi का है, Note 4 है, ये सारे के सारे आपको एंड्रॉइड की इंफॉर्मेशन भी सेव कर देते हैं। तो ये टूल्स जो है, जो कि अभी आप देख रहे हैं,
ये टूल्स पहले के टूल के अनुपात में एडवांस है, पहले के टूल्स के अनुपात में एडवांस है, इसीलिए ईएमएमसी की डंप के साथ साथ ये कुछ जो खास इंफॉर्मेशन है वो भी ये बाय डिफॉल्ट सेव करता है आपकी कंप्यूटर में। जहां आप डंप का लोकेशन देते हैं वहीं पे ये बाय डिफॉल्ट में सेव करता है, ताकि कभी आपको एंड्रॉयड या फिर ईएमएमसी की इंफॉर्मेशन देखना हो आफ्टर हैंडसेट डिस्कनेक्ट के बाद भी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और ext-cxd फाइल भी ये सेव करता है। ext-cxd फाइल क्या होता है आपको मालूम है, जैसा कि इसकी ये जो साइज है पार्टीशंस की उसको कॉन्फ़िगरेशन करता है, और पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन जो है 0x238 ये उसको भी कॉन्फ़िगर करता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्किंग होता है कि जब हम लोग डंप ले लेते हैं तो डंप के बाद हमारा नेक्स्ट वर्क होता है सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी के लिए रीड बाय वेंडर में जाना है, और जाने के बाद यहाँ से कॉलकम सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से करना है फाइंड बाय टेबल फ्रॉम डिवाइस। ईएमएमसी का डेटा पीसी में जी वहां जाएंगे तो वो भी बताएंगे आदिल जी, वो आगे है, अभी वो टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा आगे है। ठीक है, ईएमएमसी के अंदर जो डेटा है वो आप देख पाएंगे या नहीं, वो आगे है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या करा कि सबसे पहले इसका मैंने डंप लिया। डंप लेने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है इसकी सिक्योरिटी। जरूरी है, बिना सिक्योरिटी का अगर हम इस ईएमएमसी को इरेज कर देंगे तो बाद में इसकी सिक्योरिटी बेसबैंड अनकनोन हो जाएंगे और आईएमआई जो वगैरह नील हो जाएगा। तो उससे पहले हम इसकी सिक्योरिटी की बैकअप ले लेंगे, उसके बाद ईएमएमसी को इरेज और फॉर्मेट भी कर दिए तो हम उस चीज को रिकवर कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले लेंगे मोडम, मोडम 1, मोडम 2, FSG, persist, config। ठीक है, तो इतना चीज जो है हम लेंगे, ये सब हमारा क्या है, सिक्योरिटी का बैकअप है। जैसा कि आप लोगों ने UEFI पढ़ा था, जिसमें कि आपकी जो जहां से आप स्पेशल टास्क से अनलॉक करते हैं जीपीटी पार्टीशन से, ईएमएमसी पार्टीशन से, ठीक है, वहां से आप स्पेशल टास्क से अनलॉक करते हैं, तो वहां से जहां से आपने UEFI में सिक्योरिटी लेते हैं पिंक कलर का, तो यहाँ पे कलर में नहीं बताता है। इसकी जो पहली टूल थी ओल्ड वाली वो कलर में बता देता है, लेकिन ये जो टूल है लेटेस्ट वाली इसमें कलर नहीं दिखाएगा। आपको सिक्योरिटी फाइल की नेम से ही चूज करने पड़ेंगे कि सिक्योरिटी फाइल का क्या क्या नाम होता है। जैसा कि अभी मैंने यहाँ सेलेक्ट करा मोडम, मोडम 1, मोडम 2, FSG, कॉन्फिग, परसिस्ट, FRP। इस FRP नहीं भी लेंगे तो चलेगा, अगर हम परसिस्ट भी नहीं लेंगे तो चलेगा, लेकिन मोडम 1, मोडम 2 ये जरूरी है, ये नेटवर्क की फाइल है। ठीक है, तो इन सभी चीज को हम लोग मैनुअली यहाँ सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर कलर रहता पिंक कलर में तो ये आसानी होता, तो कोई जरूरी नहीं है। 2-3 फाइल है उसकी नेम अगर आप लिख के रख लेंगे तो आपको उसे सेलेक्ट करने में आसानी होगा। अब सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से रीड करेंगे। अब यहाँ देखिए कि किसी किसी के मन में होता है कि सर इसकी हम पूरी की पूरी फाइल ही बैकअप बना ले, तो आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर भी यहाँ से बैकअप बना सकते हैं। अगर यहाँ आप डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा फाइल को सेलेक्ट कर लेगा, और आप यहाँ से रीड कर लेंगे तो इस ईएमएमसी के अंदर मौजूद जितने भी एंड्रॉयड की फाइल है और यूजर का डेटा है सारा का सारा बैकअप हो जाएगा। लेकिन ये स्पेस काफी ज्यादा बनाएगा, क्योंकि यूजर का देखिए 24 GB का साइज है। कोई जरूरी नहीं कि ये 24 GB भरा हुआ ही होगा, अगर ये खाली भी होगा ना तो भी ये 24 GB का स्पेस आपका लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर ये 10 GB का, अगर इसके अंदर 2 GB भी डेटा होगा तो भी ये 24 GB का स्पेस बना देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यूजर डेटा को छोड़ देते हैं, यूजर डेटा को हम लोग यहाँ से छोड़ देते हैं, उसके बाद बैकअप बनाते हैं। और यूजर डेटा का जगह जो हम लोग डंप राइट करते हैं उस डंप में यूजर डेटा राइट हो जाता है। तो अगर हम डंप राइट करके इतनी फाइल भी चढ़ा देंगे आपका हैंडसेट ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डंप राइट करके इतना भी फाइल को चढ़ा देंगे आपका हैंडसेट ऑन हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हम लोग इसका पूरा का फाइल नहीं लेंगे, सिर्फ सिक्योरिटी लेंगे। तो सिर्फ सिक्योरिटी के हम मॉडम लेंगे, मॉडम 1, मॉडम 2, FLG, परसिस्ट, इन सभी को यहाँ से हम रीड करेंगे। तो इसके लिए हम देंगे, यहाँ हमारा जो डंप सेशन है इसमें एक और हम सिक्योरिटी का फोल्डर बना लेते हैं। सिक्योरिटी का एक हमने फोल्डर बना लिया, अब इसमें जाके हम रीड कर लेंगे। ठीक है, जो भी हमारा सिक्योरिटी का पार्ट था वो रीड हो चुका है, जो हमने सेलेक्ट करा वो सारे के सारे रीड हो गए। यहाँ देख सकते हैं ये सारा फाइल का हमारा क्या है, बैकअप बन चुका है। ठीक है, सारे फाइल के बैकअप बन चुके हैं। अब हम लोग आ जाएंगे जनरल में। तो अभी हमने देखा कि डंप किस तरह से लेते हैं, सिक्योरिटी किस तरह से लेते हैं। तो डंप और सिक्योरिटी लेने का यही तरीका है। रहा बात डंप को राइट करने का, तो काफी आसान तरीका है डंप को राइट करने का और सिक्योरिटी को राइट करने का। तो डंप को राइट करने के लिए हम यहाँ राइट ऑल EMMC रीजन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से एक डंप को सेलेक्ट करेंगे। एक डंप को सेलेक्ट करेंगे, जैसे डेस्कटॉप पे है, और यहाँ से लेंगे रोम 1। तो जैसा कि हमने रोम 1 लिया, 2, 3 और EXTCL, ये सारे के सारे ऑटोमेटिक फील हो गए। ये सारा का सारा क्या हुआ, ऑटोमेटिक फील हो गया। अब हम यहाँ करेंगे राइट ऑल रोम्स। जैसे ही राइट ऑल रोम्स पे क्लिक करेंगे तो आपका डंप फाइल आपके हैंडसेट में राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। डंप फाइल राइट होना स्टार्ट हो जाएगा और सारे के सारे डंप राइट हो जाएंगे। और जैसे ही डंप राइट होगा तो हम इस पे फिर सिक्योरिटी राइट करेंगे। तो सिक्योरिटी के लिए करेंगे यहाँ राइट वेब हैंडर, रीड करने के लिए रीड वेब हैंडर और राइट करने के लिए राइट वेब हैंडर। और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्वालकॉम और यहाँ सेलेक्ट करेंगे XML फाइल। तो ये XML फाइल जहां आप सिक्योरिटी सेव करा था वहीं पे ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ सिक्योरिटी है, यहाँ देखिए XML फाइल है, यहाँ देखिए XML डॉक्यूमेंट। इसको अब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपने जो भी सिक्योरिटी बैकअप लिया था वो सारे के सारे यहाँ दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए हमने मॉडम लिया, मॉडम 1 लिया, 2 लिया, FSG लिया, परसिस्ट लिया, तो ये सारे के सारे फाइल जो है यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं दिख रहा है। अब बाद बाकी जो फाइल है ये सब मिसिंग है, यहाँ देखिए मिसिंग है। ये सब फाइल आपको राइट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके अंदर डेटा नहीं है। हमने सिर्फ डेटा लिया था सिक्योरिटी का, बाद बाकी किसी चीज का डेटा बैकअप नहीं लिया है। इसको हम क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको राइट कर देंगे। यहाँ से इरेज बिफोर राइटिंग को हम हटा भी सकते हैं और उसके बावजूद भी यहाँ से राइट कर सकते हैं, या फिर ये ठीक रहेगा तो पहले ये सभी फाइल को डिलीट करेगा, पुरानी जो भी फाइल है उसको डिलीट करेगा और नई फाइल को ये राइट करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है सिक्योरिटी को रीड करने का। सिक्योरिटी हो या फ्लैश फाइल, यहाँ से रीड करेंगे, और राइट में सिक्योरिटी राइट करना हो या पूरी की पूरी फॉर्मवेयर, आप यहाँ से राइट कर पाएंगे। काफी आसान कर दिया है एवं हल्का कर दिया है कि आसान है सिक्योरिटी लेना, राइट करना, आसान है डंप लेना और राइट करना। ठीक है, तो दोबारा हम लोग यहाँ आ जाते हैं EMMC जनरल में। तो EMMC जनरल की जो ये टॉपिक है, ये EMMC जनरल, यहाँ से हम लोगों ने डंप लेना सीखा। ये सारे जो हमारे साइज है वो डंप सेशन है। अब हम लोग चलते हैं EMMC जनरल का पार्ट है EMMC कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट उसके नीचे। तो EMMC कॉन्फ़िगरेशन का क्या काम है तो देखते हैं। तो EMMC कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है, सबसे पहले इसमें देखिए बूट पार्टीशन इनेबल। बूट पार्टीशन इनेबल का मतलब है कि हमारा अगर ये क्वालकॉम है तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये 0x38 हो जाएगा और हमारी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से हम इस पे क्लिक करके ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है तो यहाँ वाली पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाली 0x38 अगर ये मिसिंग है तो हम इसको सेलेक्ट करके राइट कर देंगे। अगर मीडियाटेक है तो बूट पार्टीशन 1 राइट करेंगे, हाई सिलिकॉन है तो बूट पार्टीशन 2 राइट करेंगे।
ठीक है, या स्पेक्ट्रम। अगला है बूट मोड बस स्विच, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट रहेगा, इसको चेंज हम नहीं करेंगे। कंफर्टेबल टाइमिंग के अनुसार ये बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, ये सब सारे बाय डिफॉल्ट रहेंगे। अगला है रीसेट फंक्शन 1, ये भी हमारा जो है इनेबल है। रीसेट फंक्शन 1 जो हम लोग हार्ड रीसेट को रीसेट करते हैं, ये रीसेट फंक्शन 1 जो है हमारा ये इनेबल है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं। जो हार्डवेयर रीसेट फंक्शन है, इसको हम डिसेबल कर देंगे तो वो हार्ड रीसेट ये फोन नहीं होगा। ठीक है, ये हार्ड रीसेट नहीं होगा, तो ये सब हमें बाय डिफॉल्ट ही रखना है। आगे है हमारा कॉन्फ़िगर प्रीसेट। कॉन्फ़िगर प्रीसेट का मतलब है कि इससे पहले जो हम लोग पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से ठीक करते थे, तो अब यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी आपको दे दिया है, कॉन्फ़िगर प्रीसेट। कॉन्फ़िगर प्रीसेट से होता क्या है कि अगर ये हमारी क्वालकॉम है और इसका जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है, तो हम क्वालकॉम 2 पे क्लिक करेंगे तो हाँ, इसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन ठीक हो जाएगा, ये 38। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए कि क्वालकॉम 1 का क्या दिखा रहा है, 0x00। तो क्वालकॉम 1 कहाँ पहले इस्तेमाल होता था, तो पुराने जो फीचर्स फोन आते थे उसके लिए इस्तेमाल होता था क्वालकॉम 1। अब स्मार्टफोन आ गए तो हो गया ये क्वालकॉम 2, यानी क्वालकॉम का ये नए वर्जन क्वालकॉम 2। इसका देखिए पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिखा रहा है 0x38। हाई सिलिकॉन की अगर ऐसी है तो 0x08, एक्सिनोस है तो 0x48, मीडियाटेक है तो 0x48, और मीडियाटेक 2 है तो वो भी हमारा 0x48, यानी कि मीडियाटेक की सबसे नई चिपसेट ऐसी। तो सारे की सारे आईसी का यहाँ कॉन्फ़िगर प्रीसेट दिया गया है कि अगर आपका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग हो जाए तो यहाँ से आप 1 क्लिक में ठीक कर सकते हैं। आपको कोई EXT/CXD फाइल की जरूरत नहीं है, और शायद UEFI में भी ये चीज दिया गया है, आपकी EXT/CXD के सामने एक स्टार, जहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां कॉन्फ़िगर प्रीसेट दिया गया है, MTK क्वालकॉम स्पेक्ट्रम। 1 क्लिक में आपका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन वो भी ठीक कर देता है, वही चीज यहाँ भी है। ठीक है, UEFI और EasyJet में काफी ज्यादा का फर्क नहीं है। UEFI क्या किया है, सारे टैब को आपके सामने रख दिया। EasyJet क्या किया है कि हर एक टैब को अलग अलग बांट दिया है, इसीलिए कुछ लोगों को EasyJet ऑपरेट करने में दिक्कत होता है, बल्कि कोई परेशानी नहीं है। UEFI से ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर हर चीज को आप समझ गए हैं अच्छे से, सब समझ गए अच्छे से हर एक टैब को, तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा एडवांस। एडवांस में अब हम लोग आते हैं तो देखते हैं सबसे पहले eMMC CID चेंज। यहाँ देखिए सैमसंग, हम लोग सैमसंग की ही eMMC का CID चेंज कर सकते हैं, अदर का अभी ये CID चेंज करने का ऑथोरिटी आपको ये नहीं देता है। ठीक है, अदर का जिस तरह से हम लोग RPM भी नहीं क्लीन कर सकते हैं, उस तरह से हम लोग उसकी CID को चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सैमसंग की CID को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये चीज माइंड में नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हर एक eMMC का आप CID नंबर और RPM को अभी क्लीन कर पाएंगे। हाँ, नए अपडेट्स आ गए उसमें हो जाए तो वो अलग बात है, बट प्रेजेंट के सिचुएशन में अभी सिर्फ आप सैमसंग की CID और RPM को क्लीन कर सकते हैं। तो CID अगर चेंज करना है तो आपके पास क्या है कि CID होनी चाहिए, तभी तो आप उसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो सैमसंग की eMMC का आप CID को चेंज कर सकते हैं। तो CID को चेंज करने के लिए आपके पास CID का डेटा होनी चाहिए। ठीक है, तो CID का डेटा हमारे पास यहाँ पे है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, और ये अगर CID हम किसी दूसरे में चढ़ा रहे हैं, किसी दूसरे में अगर हम उस CID को राइट करना चाहते हैं, तो यहाँ eMMC CID चेंज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसे हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद नई CID इस पे यहाँ से आपको पेस्ट करना है और यहाँ से राइट कर देना है। ठीक है, तो ये CID चेंज करने का प्रोसेस है। अगर किसी भी eMMC की आप CID चेंज करना चाहते हैं तो किसी का तो नहीं होगा, अभी ओनली फॉर सैमसंग का होगा।
और आप सैमसंग की ईएमएमसी पे जो अभी प्रेजेंट तोशिबा का सीआईडी है ये आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तोशिबा का जो अभी जो ये कार्ड है, ये प्रेजेंट अभी जो तोशिबा कार्ड है, इसकी सीआईडी को सैमसंग की सीआईडी ईएमएमसी पे आप जब राइट करेंगे तो सैमसंग की ईएमएमसी का नाम बदल करके वो तोशिबा हो जाएगा। एवरीवन, मैं कह रहा हूं ये सुखचंद काजी जी पूछ रहे हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि फोन में ईएमएमसी है या यूएफएस। तो उसके लिए किसी भी फोन के मॉडल नंबर के साथ आप सर्च कर लेंगे। जैसे कि आपने जो सवाल करा, ठीक है, कोई भी मॉडल आप ले लीजिए, कोई भी मॉडल, जैसे कि सामने चलिए Redmi Note 5 है, ठीक है, ये है। तो कैसे पता चलेगा? तो Redmi Note 5 Pro और इसको कर देंगे GSM एरिना, ठीक है, GSM एरिना। तो इसका क्या होगा, फुल स्पेसिफिकेशंस खुलेगा, जहां की हम लोग देख लेंगे कि मेमोरी में क्या है। तो क्या है यहाँ, eMMC 5.1 है, आपको पता चल गया कि इसके अंदर eMMC है। अब आगे चलिए UFS रहेगा तो क्या होगा, तो UFS रहेगा तो यहाँ लिखेंगे फोन का मॉडल Oppo A53 GSM एरिना, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से चेक करेंगे तो ये क्या बताएगा, UFS 2.1, ठीक है। तो पता चल गया। जिनका भी सवाल था अभी आपने पूछा था, क्या नाम है, सुखचंद काजी जी, कि हम मॉडल नेम के अनुसार GSM एरिना अटैच करके हम देख सकते हैं कि उसमें UFS है या eMMC है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आप लोग यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है, कि सीआईडी नंबर हम लोग सैमसंग की eMMC, जैसे कि आपके पास ये, जैसे हमारे पास ये तोशिबा है अभी, ठीक है, ये जो अभी प्रेजेंट कार्ड है, ये अभी ध्यान से देखिए, ये जो अभी प्रेजेंट कार्ड है ये तोशिबा है, ठीक है। एकदम अच्छे से समझिए, दिमाग को पहले अपने घर से छोड़ करके अपने माइंड में लाइए, अच्छे से समझिए। प्रेजेंट eMMC ये तोशिबा है, और ये eMMC क्या है कि खराब होने वाला है, 70% ये यूज हो चुका है, और ये eMMC हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये eMMC हमारे पास नहीं है, सेम टू सेम eMMC तोशिबा अब हमारे पास नहीं है, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस तोशिबा की eMMC को, कि हम एक सैमसंग का कोई eMMC लेंगे, ठीक है, कोई सैमसंग का 32 GB का eMMC लेंगे, कोई दूसरे फोन से निकाल करके, और उस eMMC को हम तोशिबा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि सर सैमसंग का eMMC तोशिबा में कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे बन जाएगा सैमसंग से तोशिबा, पॉइंट भी नोटेड है। तो सैमसंग से वो तोशिबा कैसे बनेगा, तो जब आप इस तोशिबा का जो सीआईडी नंबर है, क्योंकि कितना eMMC होता है कि जो 100% खराब हो जाते हैं, उसमें से आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकलता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, eMMC चेंज फॉर्मवेयर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सीआईडी नंबर का तो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हमने यहाँ ले लिया इसका सीआईडी नंबर, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। अब हम इसमें एक क्या करेंगे, सैमसंग का eMMC डालेंगे, और उसको हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। सैमसंग का 32 GB का, कोई भी सैमसंग का eMMC हो 32 GB, ठीक है, कोई भी सैमसंग का 32 GB का eMMC लेंगे, उस eMMC का आरपीएम भी क्लीन होनी चाहिए, ये याद रखना है, आरपीएम भी क्लीन होनी चाहिए। नहीं भी क्लीन है तो आप उसे क्लीन कर लेंगे, क्योंकि आरपीएम भी यहाँ से क्लीन होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये इसकी आरपीएम भी है तो यहाँ से क्लीन होता है, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि आरपीएम भी फाइल के सामने, पार्टीशन के सामने वहां अपडेटेबल लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो आरपीएम भी क्लीन हो जाएगा। अब उस पर हम क्या करेंगे, आरपीएम भी क्लीन करने के बाद eMMC सीआईडी चेंज पे क्लिक करेंगे, और ये वाला तोशिबा का सीआईडी उसमें राइट कर देंगे। जब हम तोशिबा का सीआईडी उस पे राइट कर देंगे सैमसंग की eMMC पे, तो मालूम है सैमसंग का eMMC का नाम बदल करके वो तोशिबा हो जाएगा, ठीक है, वो तोशिबा हो जाएगा, और है वो सैमसंग लेकिन हो जाएगा तोशिबा, क्योंकि आपने उसमें तोशिबा का आइडेंटिफिकेशन और सीएसडी आपने उसको दे दिया, यानी कि तोशिबा का आपने सिक्योरिटी आईडी दे दिया और
स्पेसिफिक डेटा दे दिया, जिससे वो सैमसंग से बदल करके तोशिबा में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, आप लोगों ने समझा कि किस तरह हम लोग सीआईडी को राइट करते हैं, और सीआईडी राइट करने के बाद ईएमएमसी का नाम बदल जाता है। ठीक है, आप जिस भी कंपनी का उस पर सीआईडी राइट करेंगे, तोशिबा का, एसके हाइनेक्स का, उसका नाम परिवर्तित हो जाएगा इजी जेटेक्स से। और मोहम्मद आदिल जी पूछ रहे हैं कि आरपीएमबी क्या होता है। तो आरपीएमबी होता है आदिल जी कि यहाँ देखिए आरपीएमबी है ना, जैसे कि हमारा रोम 1 होता है होल यूजर डेटा, और रोम 2 रोम 3 होता है बूट पार्टीशन। तो आरपीएमबी होता है रिप्लाई प्रोटेक्ट मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, ये करता क्या है कि आपके फोन के अंदर जो यूजर की डेटा है उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी आप फोन से जितनी मर्तबा फोटो वीडियो शूट करते हैं और आपके स्टोरेज में वो सेव होता है, तो उस फोटो वीडियो में सीपीयू अपना एक आईडी छुपाता है, जिससे कि वो सीपीयू जो वीडियो और ऑडियो कैमरा से लिया हुआ फोटो जो भी सेव करा आपके ईएमएमसी में, उस वीडियो को कोई हैक ना कर सके, निकाल ना सके, उसको कोई चुरा ना सके। यानी उसको सिक्योरिटी प्रावधान किया गया है आरपीएमबी पार्टीशन के थ्रू। ठीक है, नहीं आरपीएमबी यूएफआई से तो अभी क्लीन नहीं हो रहा है, वो इजी जेटेस से होंगे। सुखचंद काजी जी पूछ रहे हैं कि सर कौन कौन सा ईएमएमसी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ईएमएमसी आप देखिए, जो भी ईएमएमसी आप रिप्लेस करेंगे तो उस ईएमएमसी का आपके पास कंफर्टेबल ईएमएमसी होनी चाहिए, तभी आप सभी का ईएमएमसी रिप्लेस कर सकते हैं। और कंफर्टेबल ईएमएमसी होने के साथ साथ उसका आरपीएम भी क्लीन होनी चाहिए, तभी आप उसे रिप्लेस कर पाएंगे। लेकिन जो पुराने मॉडल है जैसे Redmi Note 3, Note 4 और इससे पुरानी जो भी मॉडल्स थी, वहां आरपीएमबी का कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जो सिक्योरिटी अपडेट हुए हैं, सिक्योरिटी हायर हुआ है, उसमें आपको आरपीएमबी अब यूज होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हाँ 5A का एमएमसी आप 5A में यूज कर सकते हैं जी, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सीआईडी आप समझ गए। अगला चलते हैं फैक्ट्री से। नहीं नहीं, वो सेम है ना, सेम में देखिए जो सेम आपने 5A बताया, तो उसके लिए सीआईडी चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो सेम होता है, वो सीआईडी सपोर्टेड रहते हैं एक दूसरे में। हम लोग सीआईडी तब बदलते हैं जब हमें उस ईएमएमसी को किसी अगले फोन में इस्तेमाल करना, तब। हाँ, उसका सिक्योरिटी आपको होनी चाहिए, अगर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर सिक्योरिटी रिपेयर करने होंगे। कोई भी एमएमसी हम सेम मॉडल से किसी सेम दूसरे मॉडल में लगा सकते हैं। ठीक है, ईएमएमसी के लिए और भी इसकी आगे टॉपिक है। तो उसका आरपीएम भी क्लीन नहीं होगा, जो आपने चेंज करा उसका आरपीएम भी क्लीन नहीं होगा। आरपीएम भी उसका क्लीन करके यूज कीजिएगा, फिर ये स्टार्ट नहीं होगा, ऑन हो जाएगा। या फिर अगर आप सेम मॉडल का सेम में लगा रहे हैं तो उसे आप स्वैप कर दीजिए, सीपीयू के साथ लगाएंगे तो रीस्टार्ट नहीं होगा। और अगर सिर्फ ईएमएमसी लगा रहे हैं तो वो रीस्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आरपीएम भी पार्टीशन उसमें इस्तेमाल किया गया है, तो आरपीएम भी क्लीन कर देंगे, फिर वो रीस्टार्ट नहीं होगा। आरपीएम भी क्लीन करके इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आरपीएमबी डेटा जो है हर एक सेम मॉडल में भी मायने रखता है। आरपीएमबी डेटा हर एक सेम मॉडल में वो मायने रखता है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एडवांस में। तो एडवांस में क्या है, फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट का मतलब कोई अनलॉकिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री रीसेट जो है वो हमारे अनलॉकिंग का पार्ट नहीं है। फैक्ट्री रीसेट अनलॉकिंग का पार्ट नहीं है। फैक्ट्री रीसेट अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका एमएमसी कंप्लीटली इरेज हो जाएगा, कंप्लीटली खाली हो जाएगा। एक मिनट आप लोग होल्ड करेंगे एवरीवन, बस 1 मिनट, 1 से 2 मिनट। ओके एवरीवन, यस फरमान अली जी, कंफर्टेबल आईसी भी आपकी आरपीएम भी क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आरपीएम भी क्लीन नहीं है तो वो आईसी पे भी आपके हैंडसेट ऑन नहीं होंगे। इसीलिए तो अभी फरमान अली जी की प्रॉब्लम चल रहा है कि एमआई में तो हम लोग काम चला लेते हैं या आरपीएम भी क्लीन करके, लेकिन बट और सभी जो मॉडल है उसमें जो हम ईएमएमसी इस्तेमाल करते हैं उसमें आरपीएम भी पार्टीशंस डेटा रहने की वजह से हमारे हैंडसेट कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मार्केट में अब कुछ नए मॉडल्स की बॉक्स आए हैं जैसा कि मीपी वगैरह है, जो कि आपको हर एक ईएमएमसी का आरपीएम भी क्लीन करता है। वाकई काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि वो हर एक ईएमएमसी का आरपीएम भी क्लीन करता है, जिस वजह से अब आप फिर किसी भी फोन की ईएमएमसी को चेंज कर पाएंगे। उसमें आप ये आरपीएम भी को क्लीन करके कंफर्टेबल का भी उसे उसमें आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो जो पुरानी मॉडल है जो कि हमारे एंड्रॉइड 7, 8, 9 तक, तो जो ओल्ड मॉडल थे 8 तक, वहां तक तो आरपीएमबी काउंटर का यूज नहीं किया गया था। लेकिन अब जो लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन आ गए हैं उसमें आरपीएमबी काउंटर का इस्तेमाल होता है, तो जिसमें अगर आपकी सेम मॉडल से भी ईएमएमसी निकाल के उसमें डालेंगे तो आरपीएमबी काउंटर उसका क्लीन होनी चाहिए, तब जाके फोन चालू होगा। एंड्रॉइड में थोड़े से हैं ये प्रॉब्लम, तो इसीलिए मार्केट में नए नए बॉक्स आ रहे हैं ताकि आपकी आरपीएम भी क्लीन किया जा सके और उसे किसी भी हैंडसेट या फिर सेम उसी हैंडसेट या फिर सेम उसकी नेक्स्ट मॉडल में उसे इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो फैक्ट्री रीसेट पे हम लोग चलते हैं। तो फैक्ट्री रीसेट का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब हमें हमारी ईएमएमसी में बैड हेल्थ है, जैसा कि अभी हमारा बैड हेल्थ लगा हुआ है। इस बैड हेल्थ को हटाने से पहले सबसे पहले हम इसका डंप लेंगे, सिक्योरिटी लेंगे।
सिक्योरिटी लेने के बाद इसको हम करेंगे फैक्ट्री रीसेट, या अगर ये तोशिबा का कार्ड है तो ये तो फैक्ट्री रीसेट हमारे सैमसंग के लिए स्पेशल दिया गया है कि सैमसंग का कार्ड हो तो आप उसे यहाँ से फैक्ट्री रीसेट कीजिए या फैक्ट्री रीसेट प्लस फॉर्मेट कीजिए, जिसमें कि ये फैक्ट्री रीसेट भी होगा। फैक्ट्री रीसेट का मतलब है कि इसके अंदर से तमाम एंड्रॉइड की डेटा डिलीट होगा, और ये प्लस फॉर्मेट होगा, यानी उसमें कोई थोड़े बहुत बैड हेल्थ लगे हुए हैं या कोई थोड़े बहुत पार्टीशन डैमेज हो रहे हैं तो वो क्लीन हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सैमसंग के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला है रिमूव राइट प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आपने राइट प्रोटेक्शन इनेबल हो चुका है, यहाँ देखिए ये राइट प्रोटेक्शन अगर इनेबल हो चुका है तो आप उसे यहाँ से रिमूव राइट प्रोटेक्शन पे क्लिक करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट। यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग किसी भी ईएमएमसी के लिए। ये जो है ओनली फॉर सैमसंग की ईएमएमसी का कॉलम था कि हम सैमसंग की ईएमएमसी पे ये टॉपिक अप्लाई करेंगे, और यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट हमारा यूनिवर्सल है, यानी कि सैमसंग भी हो या फिर कोई तोशिबा, हाइनेक्स, किंगस्टन, माइक्रॉन, कोई भी ईएमएमसी हो तो आप यूनिवर्सल फॉर्मेट फैक्ट्री करके उसे आप कंप्लीटली खाली कर सकते हैं। और जब वो कंप्लीटली खाली होगा तो फिर से हम उसकी एक बार हेल्थ रिपोर्ट लेंगे इस तरह से, और देखेंगे कि हमारा बैड हेल्थ सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, और अगर फिर भी बैड हेल्थ सॉल्व नहीं हुआ तो फिर उसका करेंगे ईएमएमसी हार्डवेयर पार्टीशन। तो ईएमएमसी हार्डवेयर पार्टीशन कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी जो है अगली टॉपिक में बताऊंगा। अगला है रैंडम वेरीफाई एमएमसी। रैंडम वेरीफाई एमएमसी में ये आप चेक कर सकते हैं कि आपकी इस एमएमसी का जो कोई पार्ट डैमेज है या फिर आपकी एमएमसी का जो है स्पीड कैसा है, रैंडमली स्पीड फास्ट है या नॉर्मल है, एक ये आपको रैंडमली में हम लोग टेस्ट करते हैं, एमएमसी का एक वेरीफाई करते हैं स्पीड को। तो ये भी करने से पहले आप अपनी एमएमसी की जो डेटा है उसका जरूर बैकअप बनाए। ओके एमएमसी जो अच्छी एमएमसी है जिसको कि आपने अनलॉकिंग के लिए कनेक्ट करा है आईएसपी से या निकाल करके, उस पे ये चीज अप्लाई ना करें। ठीक है, जो अच्छे एमएमसी है जिसको कि आपने सिर्फ अनलॉकिंग के लिए कनेक्ट करा है उस पे ये सभी टेस्ट नहीं लेने हैं, उसको सिर्फ अनलॉक करने हैं। उसकी चाहे तो आप सिर्फ सिक्योरिटी और डंप की बैकअप बना सकते हैं। अगला यहाँ दिया है रिपेयर EXTCID। रिपेयर EXTCID का मतलब है कि यहाँ से आप EXTCID को रिपेयर कर सकते हैं 1 क्लिक में। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा रिपेयर EXTCID है राइट बूट कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ से भी हम बूट कॉन्फ़िगरेशन को ठीक कर सकते हैं। ये देखिए बूट कॉन्फ़िगरेशन को ये सही कर दिया EXTCID फाइल से। तो अगर ये मोहम्मद आदिल जी, हेल्थ का काम होता है कि अगर आप किसी भी EMMC को कनेक्ट किया है और कनेक्ट करने के बाद आप उसकी हेल्थ रिपोर्ट लेना चाहते हैं, तो ये तो हेल्थ रिपोर्ट यहाँ से बाय डिफॉल्ट चेक कर रहा है, ये हेल्थ रिपोर्ट को ये बाय डिफॉल्ट टेस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी आप दोबारा चेक करना चाहते हैं स्पेशल, तो आप यहाँ से स्मार्ट रिपोर्ट में उसे चेक कर सकते हैं। ये स्मार्ट रिपोर्ट UEFI में भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है। इसकी जो पहली टूल थी जो कल हम लोगों ने क्लियर किया था, उस टूल में आपका ये हेल्थ रिपोर्ट बैड नहीं दिखाया था। इसका आप लोग नोटिस किए होंगे कि कल जो मैंने इस एमएमसी पे काम करा तो वहां पे ये पहली वाली टूल में ये हेल्थ रिपोर्ट नहीं दिखाया बैड। क्यों नहीं दिखाया, कोई बता सकते हैं कि पहली वाले टूल में ये हेल्थ रिपोर्ट क्यों नहीं हमें पता चला था कि इसका हेल्थ रिपोर्ट बैड है, जो कल हम लोगों ने टूल पे काम किया था? कह सकते हैं कोई? चैट में लिख दीजिए अगर मालूम है तो। पप्पी सरदार क्या लिखे हैं? ओके चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताता हूं। ठीक है मैं बताता हूं, देखिए जो पहली टूल्स मैंने आपको कल पढ़ाया था EasyJetAge का क्लासिक स्वीट, यस वो लोअर वर्जन टूल था। ठीक है, वो लोअर वर्जन टूल था। उस टूल में सिर्फ जो है सैमसंग और सैंडिस्क के EMMC अच्छे से उसमें टेस्ट होते हैं, सैमसंग और सैंडिस्क
वो 2 कंपनी का ईएमएमसी का वहां पे फुल फ्यूचर आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि फुल फ्यूचर वहां आप उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन ये तोशिबा था, तो ये तोशिबा का वहां पे जो है हेल्थ रिपोर्ट वगैरह की उसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं था उस वाले टूल में, तो वहां पे वो टूल नहीं बताया कि इसका हेल्थ खराब है। ठीक है, वो इसे आइडेंटिफाई करा, डंप वगैरह लिया, सब कुछ किया, लेकिन काफी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इसका वो नहीं बताया, क्योंकि उसमें तोशिबा सपोर्टेड नहीं थे अच्छे से। इसीलिए सैमसंग कंपनी ने जो ये जेटेक ने कि इसकी अगली टूल को लॉन्च करा, जिसमें कि सभी ईएमएमसी कंफर्टेबल है। ठीक है, सभी ईएमएमसी इसमें कंफर्टेबल है, इसीलिए यहाँ पे ये हेल्थ रिपोर्ट बता दिया कि इसका हेल्थ रिपोर्ट बैड है। ठीक है, अगला है हमारा रिमूव एफआरपी। नेक्स्ट हमारा है रिमूव एफआरपी। इसमें आपको और एक रिमूव एंड्रॉइड लॉक, 2 चीज इसमें आपको दिया गया जो कि आपके अनलॉकिंग से संबंधित है, कि आप एफआरपी और एंड्रॉइड लॉक यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये वाली जो टूल है, जो टूल अभी आप पढ़ रहे हैं, ये टूल में अनलॉकिंग का कोई पार्ट नहीं है। पैटर्न हो गया या फिर ओप्पो वीवो, कोई भी यहाँ अनलॉकिंग का पार्ट नहीं है। आपको अगर हैंडसेट को अनलॉक करना है तो आपको जो हमारी पहली टूल थी जो आप लोगों ने पढ़ा उसका इस्तेमाल करना है, या इसके बाद एक और टूल है उसका इस्तेमाल करना है। अभी जो प्रेजेंट टूल आप पढ़ रहे हैं इसको हम कहते हैं ईएमएमसी टूल स्विट वर्जन, ईएमएमसी टूल स्विट, या इसे हम लोग EasyJet प्लस भी कह सकते हैं। तो EasyJet प्लस में जो है अनलॉकिंग का पार्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ डेड बूट रिपेयर, हेल्थ रिपोर्ट एवं प्रोग्रामिंग, ये सभी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं ईएमएमसी हार्डवेयर पार्टीशन। ईएमएमसी हार्डवेयर पार्टीशन का काम है कि जब हमारे ईएमएमसी को यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट करने के बावजूद भी ईएमएमसी ठीक नहीं होता है, तब हम लोग उस पे करते हैं ईएमएमसी हार्डवेयर पार्टीशन वाले टैब का इस्तेमाल। यानी ईएमएमसी हार्डवेयर पार्टीशन वाले जो टैब है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले सैमसंग बूट प्लस आरपीएम भी, सैमसंग बूट प्लस आरपीएम भी। इसका मतलब हुआ कि अगर सैमसंग की ईएमएमसी को आपने कनेक्ट करा है तो आप उसकी रोम 2 रोम 3 और आरपीएमबी का जो ब्लॉक साइज है आप उसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप उसे घटा बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई जो है EXTCXD फाइल है, EXTCXD फाइल है, वो फाइल यहाँ पे आप ऐड करके, ठीक है, उस फाइल को यहाँ से ऐड करके और उस फाइल के थ्रू आपको इसका साइज यहाँ कॉन्फ़िगर हो जाएगा और यहाँ से आप उसे राइट कर देंगे। यानी सैमसंग की ईएमएमसी जो है वो यूनिवर्सल ईएमएमसी होता है, आप उसको किसी दूसरे फोन के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किसी दूसरे फोन के लिए आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सैमसंग की ईएमएमसी को। नीचे दिया गया है जीपी पार्टीशन साइज, जीपी पार्टीशन साइज। यहाँ दिया गया है कि अगर आपका बैड हेल्थ को हटाना है, आपने फॉर्मेट करा फिर भी नहीं हटा, आपने उसका ऑलरेडी डंप और सिक्योरिटी बैकअप आपने ले लिया है, उसके बाद आपको इस एमएमसी का बैड हेल्थ को सॉल्व करना है, तो उसके लिए यहाँ आने के बाद आपको इन सभी चीज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कर देना है फाइनल राइट पे क्लिक। आप जैसे ही फाइनल राइट पे क्लिक करेंगे तो आपके ईएमएमसी का सेकंड पार्टीशन जो है वो राइट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप उसकी हेल्थ रिपोर्ट लेंगे, उसका बैड हेल्थ क्लियर किया हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो बैड हेल्थ को क्लियर करने का ये सबसे लास्ट तरीका है ईएमएमसी हार्डवेयर पार्टीशन। जब आपका बैड हेल्थ सॉल्व करना है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ईएमएमसी हार्डवेयर पार्टीशन का। ठीक है, और यहाँ से फाइनल राइट क्लिक करेंगे इन सभी को चेक ऑन करके, तो यहाँ से आपका बैड हेल्थ सॉल्व हो जाएगा। और ध्यान देना है एवरीवन कि ये हमारा वन टाइम प्रोग्रामेबल है, इसे आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी ईएमएमसी का बैड हेल्थ यानी कि वन टाइम पार्टीशन उस पर कर दिया है, ईएमएमसी हार्डवेयर पार्टीशन उस पर आपने फाइनल राइट कर दिया, तो फिर आप उसको फिर से बैक नहीं जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते हैं। जो हो गया राइट सो हो गया। अब राइट होने के बाद आप उस पर डंप डालिए, सिक्योरिटी फाइल डालिए, फ्लैश फाइल डालिए और उसे हैंडसेट में लगा करके स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये वन टाइम होता है, इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे
कि बिना हार्डवेयर पार्टीशन किए उसकी जो बैड हेल्थ है वो निकल जाए, और अगर ना निकले तो फिर हम उसे हार्डवेयर पार्टीशन करके बैड हेल्थ को दूर करेंगे। अगला है हमारा ओटीपी रीजन। तो ओटीपी रीजन में हमारा कुछ नहीं है, जो हार्डवेयर पार्टीशंस के कुछ टॉपिक है कि बूट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, तो यहाँ हमारा कुछ खास यूज का चीज नहीं है। तो हार्डवेयर पार्टीशन तक हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर होते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर में था यूएमसी जनरल। राइट बाय वेंडर का काम आप लोगों ने अभी देखा कि राइट बाय वेंडर से हम सिक्योरिटी राइट करते हैं या फिर हैंडसेट को फ्लैश करते हैं। ठीक है, राइट बाय वेंडर से हम हैंडसेट को फ्लैश करते हैं। अगर हैंडसेट हमें फ्लैश करने हैं तो यहाँ से हम चिपसेट सेलेक्ट करेंगे। अगर क्वालकॉम है, मीडियाटेक है, स्पेक्ट्रम, इंटेल, सोनी, एलजी, जो भी आपके पास फोन है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम फाइल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ओएफपी नहीं, एक्सएमएल फाइल चाहिए। तो आपके कंप्यूटर में कोई एक्सएमएल फाइल है तो आप यहाँ से उसे ऐड कर दीजिए। तो यहाँ क्या हुआ, मैंने एक फाइल इसमें ऐड करा, वो नोट4 की फाइल नहीं है, कोई दूसरा फाइल है, बट मैंने ऐड करके दिखाया कि यहाँ फाइल किस तरह से ऐड होते हैं। जहां भी आपका एक्सएमएल फाइल है, जो फाइल यूएमटी से आप फ्लैश करते हैं, जो फाइल आपका क्वालकॉम क्यूफिल टूल में इस्तेमाल होता है, वही फाइल यहाँ भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ओएफपी फाइल डायरेक्ट नहीं ऐड होते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं। जो आप सोच रहे होंगे कि ओप्पो की, वीवो की, जो ओप्पो रियलमी की जो नई फाइल्स ओएफपी में रहते हैं, क्या उससे फ्लैश होगा? तो उससे ये फ्लैश नहीं होगा, यहाँ एक्सएमएल फाइल से फ्लैश होगा। हाँ, लेकिन उस ओएफपी फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, पहले कन्वर्ट करने पड़ेंगे एक्सएमएल में, ओएफपी टू एक्सएमएल में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप उसे फ्लैश कर सकते हैं। तो यहाँ चलिए इस तरह से फाइल डालना है और यहाँ से राइट कर देना है। रीड बाय वेंडर का काम आपने समझ लिया कि रीड बाय वेंडर से हम उसकी फोन में मौजूद डेटा को रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे और फोन के अंदर जो भी डेटा है, हम फाइंड पार्टीशन टेबल फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करेंगे और उस फोन के, इस फोन के अंदर जो भी डेटा है, फार्मवेयर की डेटा, वो यहाँ से सारा कुछ आ जाएगा और सभी को हम यहाँ से सेलेक्ट करके रीड कर लेंगे। तो राइट बाय वेंडर से राइट होगा फ्लैश फाइल या सिक्योरिटी, और रीड बाय वेंडर से रीड होगा सिक्योरिटी या पूरी की पूरी फ्लैश फाइल। ठीक है, अगला है एक्सप्लोर। अब हम लोग आगे एक्सप्लोर में, और एक्सप्लोर में आने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे चिपसेट। तो हमारा क्वालकॉम चिपसेट था, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम करेंगे स्कैन पार्टीशन फ्रॉम डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सेलेक्ट करने के बाद हमें फोन का मॉडल वगैरह सारे के सारे दिख जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि हमारा सारा यूजर का फोल्डर दिख जाता है। यूजर का टोटल फोल्डर यहाँ आपको दिख जाते हैं कि यहाँ यूजर के फोन में जितने भी फोल्डर है वो सारे के सारा दिख जाता है। तो अभी किसी ने जिक्र करा था कि सर ईएमएमसी के अंदर डेटा हम किस तरह से निकालेंगे, तो ये डेटा हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। एक्सप्लोर में जाएंगे, एक्सप्लोर में जाने के बाद क्वालकॉम को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ से आपको इसकी सारी तमाम फाइलें दिख जाएगी, और यहाँ से चल जाएंगे यूजर, और इसके अंदर देख लेंगे कि डेटा होगा तो आपको दिखेगा। मीडिया, लॉक स्क्रीन, देखिए डेटा दिख रहा है। इसके अंदर जो डेटा है वो दिख रहा है। आप चाहें तो इस डेटा को सेव कर सकते हैं।
तो चाहे लॉक स्क्रीन का डेटा हो या फाइल हो या फोटो हो, वीडियो हो, आप जो भी है यहाँ से ले सकते हैं। कॉपी करने के लिए इसको यहाँ से करना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करेंगे तो इसे एक्सपोर्ट करके आप सेव कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे जहाँ डंप है हम वहीं पे इसको सेव करते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम चेक करते हैं आया या नहीं आया। तो यहाँ देखिए आ गया हमारा। अब इसको ओपन कीजिए, हो गया कॉपी। तो आपके एमएमसी के जो अंदर था उसको मैंने कॉपी कर लिया। तो ये तरीका है कि आपका यहाँ सारा का सारा यूजर का फोटो फोल्डर आ जाता है, आप उसे यहाँ से निकाल सकते हैं। थीम है, वीडियो है, वॉलपेपर है, और इसमें जो भी यूजर का अपना डेटा होगा, ठीक है, तो इसके अंदर से आप उसे निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आपको मैंने एक फाइल कॉपी करके दिखा दिया, यही प्रोसेस है कि आप उसे निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एक्सट्रैक्ट कॉन्टैक्ट है, मैसेज है, पिन कोड है कि आप पिन कोड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट निकालना है, एक्सट्रैक्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट का एक फाइल आपके सिस्टम में जो लोकेशन आप सेट करेंगे उस पर ये सेव कर देगा, जिसमें फोन में मौजूद जितने भी कॉन्टैक्ट है वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्सप्लोर जो हमारे पार्टीशंस है, ये पार्टीशंस का स्पेशल काम होता है कि आपके फोन के अंदर जो यूजर की जो फोल्डर होते हैं वो इस फोल्डर को एक्सेस कर लेगा। जो यूजर का फोल्डर होता है उसको ये एक्सेस कर लेगा और उसके बाद आप उसमें से जो भी चाहे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये एमआई का लोगो है। तो जो भी है इसमें से आप देख सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगला है हमारा यूटिलिटीज। ठीक है, तो हमारा यूटिलिटीज है। यूटिलिटीज में भी काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि चेक टाइम एरिया, प्रीलोडर, अनपैक, सोनी का, मोटो का। तो ये सब जो भी है, सोनी, मोटो, ये सब तो हमारे पुराने ओल्ड मॉडल के लिए इस्तेमाल होते थे। हमारे नए मॉडल के लिए इस्तेमाल होते हैं अनपैक ओएफपी। ठीक है, और अनपैक केडीजेड जो है ये एलजी के फाइल के लिए भी इस्तेमाल होता था। और तो ये सब जो टॉपिक है इसमें से हमारा अभी के सेशन में और अभी के समय में यूज होने वाला है अनपैक ओएफपी, जिससे कि हम ओएफपी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो एक्सट्रैक्ट होकर के अपनी फाइल सिस्टम में आ जाएगा। अगर वो मीडियाटेक होगा तो वो स्केटर में आएगा, क्वालकॉम होगा तो वो रॉ प्रोग्राम में आ जाएंगे। तो यहाँ से आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे की टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे। हम लोग अब 5 मिनट 10 मिनट सवाल ले लेते हैं, 5 मिनट, क्योंकि बहुत ज्यादा आगे जाएंगे तो काफी चीजें लोड बढ़ जाएगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा सवाल ले लेते हैं। कल हम लोग यूटिलिटीज को क्लियर करेंगे, ध्यान रखना है, यूटिलिटी पार्ट को कल हम क्लियर करेंगे। अगर हम भूल भी जाएं तो आप मुझे जरा याद दिला देंगे यूटिलिटीज को, जहाँ की अदर यूटिलिटीज। जी बेपौन जी बताइए। सर मेरा ईएमसी अगर खराब होगा तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा सर? अगर हमने मैनुअल में वोल्टेज को ठीक किया तब भी नहीं आ रहा है, एरर आता है, तब मैं क्या करूं? और एक दो क्वेश्चन सर। हेलो सर। चलिए बताइए, क्या बताया आपने? सर बोले कि अगर एमएमसी डिटेक्ट नहीं हो रहा है उसको मैनुअली वीसीसी क्यू और वीजीसी को ठीक किए, माने मैनुअली सेटिंग किए, क्लॉक स्पीड को भी सेटिंग किए, लेकिन आइडेंटिफाई करने के बाद सर, अगर मैंने मेरा ईओफाई है तो आइडेंटिफाई करने के बाद सर वो एरर दिखाता है, तो हमको कैसे 100% श्योर मिलेगा कि एमएमसी खराब है? देखिए, ईएमएमसी खराब है ये 100% श्योर होना है तो ईएमएमसी को जब आप एडाप्टर में लगा के कनेक्ट करते हैं तो क्या इंफॉर्मेशन आता है वहां पे? सर पहले तो मैनुअली सेटिंग करने के बोलते हैं, फिर मैनुअल सेटिंग करने के हाँ, बाद मैनुअली सबसे पहले तो देखिए बाय डिफॉल्ट पे ही उसको रहने दीजिए, सिर्फ क्लॉक स्पीड को बढ़ा करके 24 कर दीजिए। और अगर डिटेक्ट कीजिए नहीं होता है तो फिर आप उसकी मैनुअली वोल्टेज सेट कीजिए, जैसे 2.8 वीसीसी और 1.8 वीसीसी क्यू और क्लॉक स्पीड एंड बस विच 1 बीट पे, और उसको फिर से आइडेंटिफाई कीजिए। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है
तो फिर आपकी एमएमसी खराब होंगे। बट उससे पहले आप अपनी एमएमसी को अच्छे से रिवॉल्व करके जरूर लगाइए कि वो कम्युनिकेशंस अच्छे से बन पाए। हाँ सर, सब कर लिए फिर भी ऐसा ही आ रहा है, तो हाँ, एक जम्पर और की बात एक बोले थे ना मिनट एकदम। एक मिनट बपन जी, कि वैसा ही आ रहा है और दूसरी एमएमसी जब आप लगाते हैं तो वो आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। हाँ सर। हाँ, तब आपकी एमएमसी वो खराब है। ठीक है, तो हाँ सर, वो जम्पर वाला कौन सा था, वो एक जम्पर बना के वो करते जंपर बीच वाला में? देता है, वो जो जब आपकी सिर्फ सैमसंग की एमएमसी अगर आपके डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं और वो लिखता है कि टच दिस टेस्ट पॉइंट एंड रिपेयर ईएमएमसी फर्मवेयर, तो इस तरह से लिखता है, तो आप वहां क्या कर सकते हैं कि ईएमएमसी का एक टेस्ट पॉइंट का एक पार्ट रहता है यूएफआई में, कि इमेज देता है काफी सारी ईएमएमसी का, वहां आप देखेंगे कि एक उसका टेस्ट पॉइंट कहाँ है। ठीक है, यूएफआई में प्रोग्राम सी में भी टेस्ट पॉइंट एक जंपर दिया रहता है, या फिर जहां से एमएमसी आप आइडेंटिफाई करते हैं वहां पे भी टीपी का कॉर्नर रहता है, वहां क्लिक करेंगे तो टेस्ट पॉइंट का काफी सारा इमेज आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। और आप वहां देख लीजिए कि आपकी जो भी एमएमसी है VGA 221 है या फिर VGA 162 है, तो उसमें आपकी एमएमसी का कौन सा VGA किससे मैच कर रहा है और कौन सी टेस्ट पॉइंट पे वहां वो दिखा रहा है जंपर मारने के लिए। वहां से एक तार को निकालिए और इस एमएमसी को फिर से यूएफआई बॉक्स में डालिए और फिर से आप उसे आइडेंटिफाई पे क्लिक कीजिए और उस तार को ग्राउंड में सटा दीजिए। तो आपका एमएमसी क्या होगा, फोर्सली बूट हो जाएगा। और फोर्सली बूट होने के बाद अगर उसके सारे इंफॉर्मेशन दिख जाते हैं तो फिर आप उस एमएमसी की FFU फाइल को राइट कर देंगे तो आपका एमएमसी फिर से ठीक हो जाएगा। और अगर वो फिर भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर एमएमसी परमानेंटली खराब है, फिर वो नहीं बनेगा। हाँ सर, और दूसरा क्वेश्चन तो सर, एमटीके के में अगर सिक्योरिटी क्लियर, आरपीएम क्लियर करके बिठाएंगे तो उसमें सिक्योरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा एमटीके के में? एमटीके का सिक्योरिटी के लिए आपको उसे जो है मैनुअली, अगर सिक्योरिटी फाइल नहीं है तो मैनुअली उसे रिपेयर करने होंगे, जिसके लिए सीडीसी पोर्ट और उसका एक एटीसीआई पोर्ट को इनेबल करना पड़ता है। उसके बाद आप उसे यूएफआई से रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके। और सर इंजीनियरिंग फाइल का जरूरत नहीं होगा ना वहाँ पे? अगर एटीसीआई पोर्ट को आपने इनेबल कर लिया तो इंजीनियरिंग फाइल की आवश्यकता नहीं होगी, और अगर आप एटीसीआई पोर्ट इनेबल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इंजीनियरिंग फाइल की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सर। ओके, और फरमान अली जी बताइए। यस सर। जी जी सर आपने बताया था आरपीएमबी के बारे में, सर हम यूएफआई बॉक्स में कैसे कंफर्म करेंगे सर उसमें आरपीएमबी फाइल काउंटर है? आप यूएफआई बॉक्स में कैसे पता करेंगे कि आरपीएमबी काउंटर जो है वो क्लीन है या फिर क्लीन नहीं है? जी सर। तो यूएफआई बॉक्स में कैसे पता करेंगे? तो सर अभी यूएफआई तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखा पाऊँ। यहाँ देखिए, आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? आपका फोटो दिख रहा है सर। अच्छा, मेरा फोटो दिख रहा है, अब दिखेगा। अब बताइए, अब कुछ दिख रहा है? जी सर। अब दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आरपीएमबी जो पार्ट है 4 MB, वहां काउंटर देखिए 32,167 दिख रहे हैं। प्रोविजन जी सर। यहाँ दिख रहा है। जी जी, इसका मतलब इसका आरपीएमबी क्लीन नहीं है। अगर वो क्लीन रहता तो वहां काउंटर में 0 रहते। क्या सर? वहां रहता काउंटर के सामने 0 शून्य, तो इसका मतलब आरपीएमबी क्लीन है। अगर वहां काउंटर पे नंबर है इसका मतलब आरपीएमबी क्लीन नहीं है। ठीक है सर, ओके सर। ओके। और सर अभी जो आपने बताया था FFU, हेलो जी जी जी, फरमान अली जी बताइए। सर, FFU के बारे में जो बताया था सर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल क्योंकि अभी जानकारी तक दे मेरा रहे हैं। इस FFU का मतलब होता है कि जिस तरह से आप अपने EMMC का डंप लेते हैं ना फर्मवेयर का। अरे बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है सर कहीं से। फरमान अली जी, वो तो हाँ चलिए, आपके तरफ से काफी नॉइस था फरमान अली जी, बट मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तत्कालिक मैंने आपको म्यूट किया है। कहने का मतलब ये है कि FFU फाइल आप कहाँ से लाएंगे, कहाँ से मिलेगा आपको वो फाइल? तो वो फाइल मिलता कहीं से नहीं है सर, वो गूगल के किसी न किसी वेबसाइट से ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और बोलेंगे कि सर मुझे नहीं मालूम है,
तो उसके लिए जहां से आप eMMC की फर्मवेयर को अपडेट करते हैं, ठीक है, आपके UEFI में भी है। और 1 मिनट होल्ड करेंगे, कॉल आ गया है। तो फरमान अली जी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसकी किसी भी eMMC से बैकअप लेके बना सकते हैं। जैसे आपके पास कोई सैमसंग का eMMC आया, तो आप चाहें तो उसका फाइल का बैकअप बना सकते हैं। जहां से आप उसकी eMMC फर्मवेयर अपडेट करते हैं, वहीं से वो बैकअप भी होता है। ठीक है, आपके UEFI में भी वो ऑप्शन दिया गया है और JETEC में भी दिया गया है। तो चलिए मैं आपको JETEC में दिखा देता हूं। चलिए, तो ये चीज मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था, बट मैं फिर बता देता हूँ कि अभी ये जो हमारी पहली टूल है, जो कल परसों आप लोगों ने पढ़ा था, इस टूल में क्या है, EasyJetEdge क्लासिक स्विच वर्जन जो है, यहाँ पे दिया गया है डंप eMMC फर्मवेयर। यहाँ से जब आप eMMC फर्मवेयर की डंप ले लेते हैं, किसी भी सैमसंग eMMC की, और अगर उस ये डंप लेने के बाद इस डंप का नेम आप उसी eMMC के नाम से सेव कर देते हैं, जो भी आपके eMMC के बॉडी पे नेम है उससे सेव कर देंगे, और कभी उस नेम की eMMC आपके पास आता है, वो डिटेक्ट नहीं होता है, फिर आप उसे बूट करवाते हैं, और वो अगर बूट कर जाता है टेस्ट पॉइंट से, तो ये जो आपने डंप लिया है, ये डंप आप उसमें राइट करेंगे तो वो फिर से आपकी eMMC काम करने लगेगी। तो ये यहाँ का जो ये पार्ट है, ये eMMC की जो FFU फाइल रहता है, जो फैक्ट्री फाइल है, जो eMMC की जो बूट फाइल है, जो आपके eMMC को रन करता है, वो फाइल की आप यहाँ से बैकअप ले सकते हैं और आप उसकी कलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो फरमान अली जी, आपने समझा मैंने क्या बताया आपको? ओके सर, समझ गए। ओके, थैंक यू। और चलिए सफी अल बसर जी, सफी उल बसर जी। सर जी, हाँ, मेरे 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है, बात आइए सर, जरूर हम जवाब देंगे। नंबर 1, हम जो प्रोग्राम करने के टाइम में जब रिपार्टीशन क्यों करते हैं, प्रोग्राम करने के वक्त राइट बाय वेंडर, इसमें जो रिपार्टीशन जो टिक लगा हुआ रहता है, ये कौन कौन टाइप में करना पड़ता है? आप अपना सवाल जरा दोबारा बताइए। रिपार्टीशन जो राइट वेंडर में जो नीचे वाला जो इरेज का आगे जो रिपार्टीशन रहता है, टिक चिन्ह रहता है। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए, जब हम लोग किसी भी फाइल को राइट करते हैं तो रिपार्टीशन में वो टिक आउट लगा रहता है। उससे क्या होता है, हमारी फाइल जो राइट होने के बाद वो फिर से पार्टीशन में एडजस्ट होने के लिए, यानी कि पार्टीशन में वो फिर से रिपार्ट होने के लिए वो टिक रहता है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिपार्टीशन पे टिक रहेंगे तो आपकी फाइल की एडजस्टमेंट जो है वो पार्ट बाय पार्ट आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये EFI में तो टिक नहीं रहता है। नहीं रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी ठीक रहता है तो आपकी CPU उसे ऑटोमेटिक रिकॉन्फ़िगर कर लेते हैं, बट बॉक्स में भी अगर वो रहता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और ये
थैंक यू। MTK का जो मॉडल है, हमको काफी सारा मॉडल ऐसा मिला है जो हम पार्टीशन करने के बाद फाइल दिया है या पिलोडर दिया है, इसके बाद DA एरर आता है। DA टूल एरर, जी टूल DA एरर। जी 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 जी, इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है कि ये टूल DL एरर जो देता है, आप किस चीज से फ्लैश करते हैं आप उसे? टूल से करता है या मीडियाटेक हो तो CM टूल से ट्राई करता है, SP टूल से करता है? हाँ, SP फ्लैश टूल से। तो ये इसलिए देता है कि आपकी टूल की जो बूटिंग है, टूल DL या ऑल इन वन, ये जो पार्ट है वो मैच नहीं करता है, जिस कारण से आपको टूल की वर्जन को अब कम करने पड़ते हैं या फिर आपको बढ़ाने पड़ते हैं, फिर वो मैच करने के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है फ्लैशिंग। जैसे कि हम मीडियाटेक 6580 में करता है, तो ये जो 80 में जो सपोर्ट करता है टूल, वही तो डाउनलोड करके देख। सब मॉडल में नहीं होता है, कुछ कुछ मॉडल में ऐसा हाँ, कुछ कुछ वो मॉडल में होता है जिसमें कि उसका टूल सपोर्ट नहीं करता है, उसमें ये होता है। तो अगर आप टूल को चेंज करेंगे तो वो फिर ठीक हो जाता है। जैसे कि कल हम एक तो मॉडल में ये 6580 CPU था, कर लिया, मगर आज एक तो में ट्राई कर रहे हैं, DA एरर आ रहा है। हाँ, DA टूल एरर इसलिए दे रहा है ताकि आप जो टूल की जो कौन सा मॉडल फ्लैशिंग कर रहे थे आप? ये चाइनीज एक्सट्रो मॉडल है, चाइनीज टूल DL एरर, बांग्लादेश का मॉडल, सिम्फोनी का ब्रांड है। ओके ओके ओके। तो ये आप SP फ्लैश टूल को अगर आप चेंज करेंगे, कोई ना कोई दूसरी वर्जन को आप लेंगे, लेटेस्ट वर्जन से 1-2 वर्जन कम लीजिए, उससे फ्लैश कीजिए, उससे भी वो ठीक हो जाते हैं। या कभी कभी आपके फर्मवेयर भी अगर सही नहीं रहते हैं तो भी एरर देता है। फर्मवेयर ठीक सही है, टूल भी सही है, ये IC का क्या हेल्थ खराब हो जाता है? ये 90% कंज्यूम था। नहीं नहीं नहीं, ये हेल्थ अगर खराब नहीं होते हैं, ये खराब होता है कि अगर आपकी प्रीलोडर फाइल भी मैच नहीं करते हैं तो ये टूल DL एरर देता है। तो एक बार फर्मवेयर की प्रीलोडर फाइल या दूसरी फर्मवेयर पे भी उसे एक बार ट्राई करेंगे वर्जन को चेंज करके। जैसे कि हम पहले पूरा फाइल देकर प्रोग्राम किया है, सिर्फ प्रीलोडर देकर प्रोग्राम किया है, इसके बावजूद भी फ्लैश नहीं हो रहा है, फ्लैश कर नहीं पा रहा है ये मॉडल को। आप उसको IC निकाल के कहीं चेक किए हैं क्या UEFI वगैरह में? IC निकल के ही तो किया है सब। ओके, तो आपको हेल्थ रिपोर्ट में क्या आया? सब ठीक है, हेल्थ रिपोर्ट में सही है। हाँ, सब सही है। तो फिर आप वहां भी तो उसको फ्लैश कर सकते थे फैक्ट्री इमेज से। हाँ, वहाँ पे किया है, फिर भी वो से रन नहीं हुआ वो फिर भी ऑन नहीं हुआ? ऑन नहीं हुआ। चलिए ठीक है। तो हो सकता है कि जो मॉडल को आप फ्लैश कर रहे हैं उसका कोई स्पेशल टूल हो, क्योंकि कभी कभी इन्फिनिक्स वगैरह मॉडल्स की या लावा के कुछ कुछ मॉडल्स की एक स्पेशल टूल रहते हैं जिससे वो फ्लैशिंग स्टार्ट लेता है। एक बार आप सर्च कर लीजिए। ये मॉडल को पहले हमने SP टूल से किया है, एक ही मॉडल काल किया है, आज नहीं हो रहा है। ओके, तब वो हो जाएंगे। तो ऐसा करेंगे कि उसका जो DA टूल जो ऊपर की जो बूटिंग सिस्टम रहते हैं उसको एक बार आप चेंज करके देखें, जिसमें ऑल इन वन की जगह DWSC कुछ कोडिंग है वो डाल के एक बार फ्लैश करके चेक करेंगे। ओके, थैंक यू। और एक तो क्वेश्चन है, ये जो हम जनरल प्रोग्राम में SW करते हैं, HW पार्टीशन करता है, ये पर जेडक में है 4, GP1 GP2 GP3 GP4, U5 में है 5। हम लोग की ये 5 एक साथ देकर पार्टीशन करूं या कभी कुछ कुछ बंदे में बोलता है इसको 3 देकर पार्टीशन करूं? ये थोड़ा नहीं, अगर उसमें होता है कि अगर यूजर पार्ट पे भी आप क्लिक करके पार्टीशन कर देंगे तो आपका जो है बैड हेल्थ वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है जी, आप समझ रहे हैं? और अगर आप सही है, पास में करना सही है, सही है? हाँ जी, 3 पे करना सही है या पास में करना सही है? देखिए होता क्या है कि अगर हम पार्टीशन जब कर ही रहे हैं तो सारे पे भी करके करते हैं तो सारी पार्टीशंस की जो साइज है वो रिकॉन्फिगर होकर के फिर से वो रिपार्ट हो जाते हैं। तो अगर 3 पे भी करे तो काम चल जाता है, 5 पे भी अगर कर ही रहे हैं तो 5 पे भी कर दें तो वो सही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, eMMC है 64, मगर 64 हमारे पास नहीं है, 32 है। हाँ हाँ, इससे काम चलेगा क्या? काम चलेगा। कौन सी मॉडल है वो? ये MI Note 4X। हाँ, तो उसमें आप 32 भी लगा सकते हैं। eMMC जो था, सॉरी A2 Lite जो eMMC था ये 64 है, हमारे पास 32 सैमसंग का है। हाँ, तो उसका RPM भी क्लीन करके आप 32 भी उसमें लगा सकते हैं, 32 भी लगा सकते हैं, 32 को आप 64 भी कर सकते हैं। हम तो किया था, फाइल देकर प्रोग्रामिंग किया था। हाँ, फ्लैश तो नहीं हो रहा है, ये UMP से भी नहीं हो रहा है, या एंड्रॉइड टूल में भी नहीं हो रहा है।
उसका आरपीएम भी क्लीन है जो आपने सैमसंग में लगाया? आरपीएम भी क्लीन किया है। आरपीएम भी क्लीन है, तो फिर आरपीएम भी क्लीन है तो वो उसमें लगा करके आप उस पर सबसे पहले डंप राइट कीजिए। सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी राइट कीजिए, ठीक है। और वो करने के बाद उसको ईएमएमसी चेंज फर्मवेयर जो स्पेशल फाइल होता है या फिर इंजीनियरिंग फाइलवेयर होता है उससे पहले फ्लैश कीजिए उसको। ओ अच्छा, इंजीनियरिंग फाइल दिए करना पड़ेगा। हाँ, पहले अगर आप उसको ऑफिशियल फाइल मारेंगे तो वो नहीं लेगा। ये फाइल आपको कहाँ मिलेगा? ये फाइल आपको गूगल पे मिल जाएंगे, चेंज फाइल जी, इंजीनियरिंग फाइल या ईएमएमसी चेंज फाइल। अच्छा, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है, ये ईएमएमसी का फ्यूचर क्या है? अभी तो हम प्रोग्राम करके पार्टीशन करके 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद चले जाते हैं, कभी कभी डिलीवरी देने का पहले ही चले जाते हैं। हाँ, ये जो फ्यूचर है जैसा कि बता रहे हैं, आपके कहने का मतलब है कि आप अगर ईएमएमसी पार्टीशन करके किसी का बैड हेल्थ सॉल्व करके उसको दे देते हैं तो वो कोई 10 दिन में आ जाता है, कोई 2 दिन में आ जाता है, कोई नहीं भी आता है, ठीक है, यही पूछ रहे हैं ना? जी 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 जी। तो इसमें क्या करना है उल बसर जी कि जिस भी फोन का आप बैड हेल्थ को सॉल्व करते हैं उस फोन की जो ओटा अपडेट है यानी जो ऑटोमेटिक अपडेट है उसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। अगर वो डिसेबल नहीं करेंगे तो वो जैसे ही नेक्स्ट अपडेट होगा तो फिर उसकी बैड हेल्थ जो है वो डैमेज पड़ जाएंगे, क्योंकि उसका एसएलसी या एमएलसी एक पार्ट उसका कमजोर होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसे रिपेयर करके फॉर यूज्ड में ले आते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसकी ओटा अपडेट को डिसेबल करना है। तो होगा कि कैसे करेंगे, तो मोबाइल को एडीबी मोड में ऑन कीजिए, यूएसबी डिबगिंग ओईएम अनलॉक को कीजिए, यूएसबी कनेक्ट कीजिए और उसका एडीबी पोर्ट बना देगा। उसके बाद उसमें वो यूएफआई एंड्रॉइड टूल में कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई कीजिए, एडीबी मोड में हैंडसेट ऑन ही रहेगा और स्पेशल टास्क में जाइए, वहां आपको दिख जाएगा डिसेबल ओटा अपडेट, उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद कस्टमर को हैंडसेट डिलीवर कीजिए, ठीक है। कंज्यूम सब फोन ऐसा करने से हो जाएगा? सारे के सारे फोन की आप ओटा अपडेट को डिसेबल कर सकते हैं, और ओटा अपडेट को अगर आप डिसेबल कर देंगे फिर वो 2-4-10 दिन में वापिस नहीं आएगा, फिर वो अच्छे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके सर जी। सर जी आपका नंबर चाहिए, कैसे मिलेगा? अच्छा, अभी क्लास खत्म कीजिए, लास्ट में नंबर देंगे, अभी नहीं देंगे। थैंक यू। लास्ट क्लास में। ओके। और रवि जी बताइए, रवि जी सुन पा रहे हैं? रवि जी? हेलो जी जी बताइए, जी जी बताइए। सर मैं 2 दिन हो गया, मैं इजीरेक प्लस का क्लास नहीं ले पाया सर, वर्क के नाम से। अच्छा सर इसका वीडियो नहीं आ रहा सर, वीडियो के लिंक उसमें, ग्रुप के लिंक में। वीडियो तो देखिए ग्रुप के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें तो अपडेट किए जा रहे हैं वीडियो। नहीं सर, उसमें सिर्फ एक ही वीडियो आया, उसी को मैं अभी चेक कर रहा था। अच्छा, एक ही क्लास का वीडियो आया है सिर्फ? जी, सिर्फ ओनली एक का आया हुआ है और बाकी का नहीं आया हुआ सर। अच्छा चलिए ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, जो वीडियो अपलोड करते हैं मैं करवाता हूँ। करवा दीजिए सर, मेरा क्लास मिस हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आगे का। और ये सुनील राय जी बोल रहे हैं कि टोटल वीडियो है एवरीवन। सुनील राय जी कह रहे हैं कि टोटल वीडियो है, कल वाला वीडियो भी है उसमें। सर एक ही वीडियो आया सर, मैं तो अभी चेक किया उसी को। तो चलिए सुनील राय जी को एक बार हम जरा म्यूट करते हैं, वो ही आपको बताएंगे कि सुनील राय जी आपने वॉच किया है। जी सुनील राय जी अनम्यूट हो जाइए। सर जी, जैसे हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना सर, जी उसमें भीमियो बोल के कुछ वीडियो वाला लिंक आया हुआ सर। जी उसमें ओके की टोटल वीडियो डायरेक्टली दिखाई देता है, आपको मर्जी है जो देखना है देख लीजिए, टोटल वीडियो है सर। ओके, तो जीएसएम रजवी जी दोबारा एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होगा तो हम लोग फिर से उस पर करेंगे, ठीक है। सर इसमें क्या वीडियो दिखा रहा है, जो हार्डवेयर का स्कीमेटिक का ये सब डल गया है, यूनिटी वगैरह का। ये जो लास्ट में तीसरा नंबर का जो पेज है ना, जो अभी का चल रहा है, यूएफआई का भी डाला हुआ है सर, लेकिन मेरे को इजीटेक का नहीं मिल रहा सर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं रवि जी, 6 तारीख को। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम बात करते हैं, जो शहजाद सर है वो अपलोड करते हैं, मैं बात करूंगा उससे, ठीक है सर। 6 तारीख को बस का एक डला हुआ है सर, मात्र ओनली। ओके ठीक है, हम बात कर लेंगे रवि जी, ठीक है जी सर। मैं डलवाता हूँ, मैं बात करके डलवाता हूँ वीडियो। और काजी जी, सुखचंद्र काजी सुन पा रहे हैं? मोहम्मद आदिल जी? जी सर। जी बताइए। जी आदिल जी कहिए। सर सैमसंग का A10s फोन है।
ठीक है, बस 332 में है वो सर, 400 कर सकते हैं। 332 में है जी, 332 में है, तो अगर उसमें आपको VGA 153 mmC होगा शायद, जी तो आप उसको, आपके पास अगर 153 दूसरी 464 की है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, बल्कि वो सैमसंग की ही MMC होनी चाहिए और RPM भी क्लीन होनी चाहिए। सर CPU भी चेंज करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, CPU चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ MMC चेंज करके आप उसे बढ़ा सकते हैं, बल्कि वो सैमसंग MMC होनी चाहिए और RPM भी क्लीन होनी चाहिए और VGA 153 होनी चाहिए, तब आप उसे बढ़ा सकते हैं। सर ये वीडियो जो है मिल रही है सर, ये कब तक रहेंगी वीडियो? ये वीडियो जब तक आप लोगों का एक्सेस है, 3 महीने का जो भी आपकी प्लानिंग होगी 1 महीने की, तब तक मिलेगा आपको वीडियो। इसके बाद नहीं मिलेगा? तो वो तो सर आपको बता दिए होंगे ना सिद्धार्थ सर ने कि क्या टर्म एंड कंडीशन है, उसके लिए सिद्धार्थ सर से आप बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक सर, ठीक है। ओके एवरीवन, अब हमारा टाइम हो चुका है, मैं निकलता हूं, और आप लोगों का 9 बजे जो क्लास है टाइम पे आ जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है एवरीवन, ठीक है।